तो अगला हमारा टॉपिक है पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो ये बहुत कई बार पूछा गया है, ये संभावना भी है 2025 में कि पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र समझाइए। तो देखेंगे इसको, पराग कोश का बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे इसको। तो जैसे हमने पढ़ा था पराग कोश को, पुंकेसर, जैसे यहाँ से देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था पुंकेसर को, ठीक है, पुंकेसर को पढ़ा। ये क्या है? पुंकेसर है, पुंकेसर। और इसमें जो है ये पराग कोश, ये पराग कोश, ठीक, पराग कोश। इसको हम अनुप्रस्थ काटेंगे, अनुप्रस्थ काटने पर, ठीक, अनुप्रस्थ काटने पर, तो इसको हम चार जो है लघुबीजाणु धानी प्राप्त होंगी। कितनी? 4 लघुबीजाणु धानी। कैसे? ठीक, ऐसे। और इसमें कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। इसमें लेयर होती हैं, मैंने बताया था कि जो पराग कोश होती है उसको अनुप्रस्थ काटने पर इसको बड़ा सही से बनाएंगे। ठीक, इसमें ये 4 लघुबीजाणु धानी होती हैं। क्या होती हैं? लघुबीजाणु धानी। इसी में लघुबीजाणु जनन होता है और लघुबीजाणु जनन से ही लघुबीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि पराग कणों का निर्माण होता है। तो इसके हम ये हमारी संरचना बन चुकी है और इसमें हम नामांकित कर देंगे। जैसे जो बाहरी परत होती है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और जो अंदर बाहरी परत होती है इसको हम एंडोथीसियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक। और जो ये होती है मिडल लेयर, और जो ये होती है मिडल लेयर, अंदर बाहरी परत होती है इसको टेपिटम बोलते हैं, टेपिटम, ठीक है, टेपिटम। इसको क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। ये हमारी संरचना बन गई, ठीक है, पराग कोश के अनुप्रस्थ काट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक को दिखाएंगे, मतलब एक लघुबीजाणु धानी को हम लघुबीजाणु धानी में दिखाएंगे। इसकी 4 परतें होती हैं, वो कैसी होती हैं। देखो लघुबीजाणु धानी संरचना, इसमें परागकण बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। इसको मान लीजिए ए संरचना है हमारी, अब जो बनेगी उसको हम बी मानेंगे, ठीक है। तो देखो इसको देखेंगे ध्यान सही से। ठीक है, 1 2 और ठीक, और एक ये अंदर बना दो, ठीक। ये हमारी संरचना एक लघुबीजाणु धानी का है। इसमें परत कितनी होती है? देखो एक ये है,
इसमें 4 परतें होती हैं। थोड़ा अलग डिजाइन से बनाओ इसको, जो दूर से दिखाई दें, नहीं तो लगेगा एक जैसी लग जाएंगी। ठीक, चलो इसको ऐसे बना दो। ठीक, ये हमारी एक लघुबीजाणु धानी है। इसमें अब इसके नाम जो अभी दिए थे, एपिडर्मिस, ठीक, ये होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये होती है एंथोथीसियम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और ये मिडल लेयर, और ये टेपिटम, टेपिटम। ठीक, और इसी में जो लघु बीजाणु होते हैं इन्हें हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु, जिन्हें हम लघु बीजाणु कहते हैं या परागकण भी कहते हैं। लघु बीजाणु ये अगुणित होते हैं। ठीक है, ये हमारी संरचना बनकर तैयार हो गई है। तो अगर हम इनको, जैसे मिडल लेयर हो गई टेपिटम, अगर टेपिटम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ लेते हैं कि टेपिटम का क्या कार्य होता है। तो टेपिटम जो होता है वो सबसे अंदर वाली परत होती है। इसको, ये परागकण होते हैं, इन परागकणों को पोषण का काम करती है। ये टेपिटम जो होगा, टेपिटम, ये पराग कणों को पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी? पोषण प्रदान करता है। ठीक, टेपिटम जो होगा वो पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारी संरचना कंप्लीट हो गई है अगर हम इसको बी मानते हैं। ठीक, यानी बी है लघु बीजाणु की जो है एक परागधानी की संरचना, और ए हमारा जो है ये क्या है? अनुप्रस्थ काट है पुंकेसर की, जिसे हम परागकोश की अनुप्रस्थ काट हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट है, और ये एक जो है लघु बीजाणु धानी की संरचना है, जिसे हम इसमें लघु बीजाणु यानी परागकणों का निर्माण होता है। तो मुझे आशा है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको जरूर देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, धन्यवाद। तो अब हम देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश क्या होता है। देखो, जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? भ्रूण कोश होगा, ये आवृतबीजी पौधों में, ठीक है, आवृतबीजी पौधों में युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यह है आवृतबीजी पौधों का युग्म कोद्भिद होता है। ठीक है, और ये भ्रूणपोष होता है, ये त्रिसमयकन से बनता है। ठीक है, त्रिसमयकन अभी समझाएंगे हम कैसे बनता है। यह है त्रिसमयकन से बनता है, त्रिसमयकन से बनता है। ठीक, ये त्रिसमयकन से बनता है। कैसे? जैसे मान लीजिए जो परागकण होते हैं,
देखो इसको समझेंगे, ठीक है। जो परागकण होते हैं इसमें ये होता है बीजांड, ये बीजांड होता है। जो परागकण होते हैं, जो परागकण होते हैं तो उसमें दो नर युग्मक होते हैं। इसमें जो परागकण होते हैं दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका जो होगी वो एक पराग नली का निर्माण करेगी, ठीक। और जो दूसरी कोशिका होगी वो नर युग्मक का निर्माण करेगा। उसमें दो नर युग्मक होते हैं, ठीक है। जब दो नर युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक क्या करेगा कि जो अंड कोशिका होती है उससे मिलकर के क्या बनाएगा, भ्रूण भ्रूण कोश, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, ठीक, भ्रूण कोश। और जो दूसरा नर युग्मक होगा वो ध्रुवीय कोशिका से मिलकर के इस भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, क्योंकि जो ध्रुवीय कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। जब वो द्विगुणित होती है तो इसमें द्विगुणित, तो भ्रूण कोश जो त्रिगुणित संरचना बनेगा, त्रिगुणित यानी कि 3n बनेगा, ठीक है। और जो भ्रूण कोश होता है वो द्विगुणित होता है, ठीक। तो इसमें देखेंगे ये भ्रूण कोश जो होगा वो आवृतबीजी पौधों का युग्मकोद्भिद है और ये त्रिसमेकन से बनता है। दूसरा देखेंगे यह है द्विगुणित होता है, ठीक है। और ये जो है त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। तीसरा देखेंगे यह क्रियाशील गुरुबीजाणु होता है, यह क्रियाशील गुरुबीजाणु से बनता है। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। और ये जो है ध्रुवीय केंद्रक से बनता है, ध्रुवीय केंद्रक से बनता है, ठीक। यह ध्रुवीय केंद्रक से बनता है। और अगला देखेंगे यह है जो भ्रूण कोश जो होगा ये मादा युग्मक होता है। भ्रूण कोश मादा युग्मक, क्या भ्रूण कोश जो है नर युग्मक और मादा दोनों से मिलकर के ही भ्रूण कोश बनता है। तो बस इतने ही करेंगे हम अंतर, ज्यादा हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके आगे का हमारा टॉपिक चलेगा।